हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। तारीख क्या है? 21 जनवरी 2021। और आज की जो तारीख है ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत ही एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तारीख अब दोबारा नहीं आएगी। मैं आपको, जैसे कई लोग होते हैं ना कि ये देखिए 21 जनवरी 2021 अभी वापस से कभी नहीं आएगी। मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि ये 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, कुछ नया बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 21वीं सदी चल रही है और 21वां साल है ये। ठीक है ना, 21वां साल या वर्ष, जो भी आप समझे। ठीक है, और आज 21वां दिन। ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि 21वीं सदी का 21वां साल और 21वां दिन। तो आई होप ये आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही अद्भुत संयोग बना है ये। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मुझे बच्चों ने बोला कि सर आपकी आवाज़ बहुत कम है, तो आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैंने पहले आपको सेंटेंस दूंगा, आपको आंसर हिंदी फ़ॉन्ट में ही लिखना है। मैंने कल की वीडियो में, उससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि आप अपने पास हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड। जी, तो मैं बता रहा था आपको, थोड़ा सा समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, अनुरोध और प्रार्थना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे जो दो मेजर शब्द हैं, दोनों ही आपका जो इंग्लिश में बोलेंगे वो इंग्लिश में क्या हो गया? वो तो हो गया इंग्लिश में रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिंदी भाषा के अनुसार यदि हम इसको समझना चाहें तो अनुरोध जो होता है, वो ध्यान दीजिएगा, अनुरोध जो होता है वो बराबर वालों से होता है। जैसे बराबर वाले का मतलब है आयु में बराबर और मतलब सामाजिक रूप से बराबर। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है ना, तो ये अनुरोध उनसे किया जाता है। बट जब बात करते हैं तो प्रार्थना की, तो प्रार्थना तो एक तो होगी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक, और दूसरे हो गए जो आपसे बड़े हों या जो आपसे पूजनीय हो या पूज्य व्यक्तियों से। समझ रहा मेरी बात? तो इसको कहीं भी आप जो इस्तेमाल करें शब्द, तो आपको वो पता होना चाहिए। ये बेसिकली दो तरह से आता है प्रश्न पत्र में। कैसे आता है? एक तो खाली स्थान भरवाने के लिए आता है, ठीक है, और दूसरा आता है इसका अर्थ पूछ लिया जाता है अलग अलग रूप से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इसी का अगर अर्थ बताया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अनुरोध क्या हो गया? बराबर वालों से किया गया कोई भी अनुरोध या आग्रह। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? ये ईश्वर या पूजनीय या पूज्य व्यक्तियों के द्वारा, पूज्य व्यक्तियों से की गई कोई रिक्वेस्ट। आई होप ये मेरा एग्जाम्पल समझ गए होंगे। और मैं आपको ये बता दें कि दो तरह से आता है। एक तो डायरेक्ट पूछता है आपसे कि इसका अर्थ क्या होगा, या आपको एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, और उसको बता देगा कि भैया ये अनुरोध में आएगा या प्रार्थना में आएगा, और दोनों ही ऑप्शन में होंगे। और यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो उसमें आपको आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना सभी? जी ठीक है। क्लास करते टाइम मेरा जो ध्यान रहता है वो पढ़ाने में रहता है। आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई थोड़ा देर में मिले आपको तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला शब्द मैं आपको मैं बोल देता हूं आपको। जैसे कि मैंने पहला बोला, जिसकी किसी से समानता ना की जा सके। जिसकी किसी से समानता न की जा सके तो उसे क्या बोलेंगे?
जिसकी, दोबारा बोल देता हूं, किसी से समानता न की जा सके। जी, उसका सही उत्तर है, एक नाम भी होता है, वो क्या है? वो है अनुपम। ठीक है, जिसकी किसी से भी समानता ना की जा सके। कुछ एक बच्चे ने ही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और इसके साथ में देखेंगे। मैंने दूसरा बोल रहा हूं कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या बोलेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? जी, उसे बोलेंगे अद्वितीयक। अद्वितीय, त्यक तो कल कराया था, सॉरी। अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है ना, क्लियर? जी, समझ गए आप सभी? अद्वितीय यानी कि जैसे कि हमने बोल दिया, कोई एग्जांपल जैसे मान लीजिए ताज का सौंदर्य अद्वितीय है। क्लियर? जो ताज का सौंदर्य है वो क्या है? अद्वितीय है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? अभी आपको मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए, अनुपम और अद्वितीय। देखने में लगभग सेंटेंस में यदि पढ़ा जाएगा तो थोड़ा लगभग सेम ही लगेगा, बट दोनों का अर्थ अलग है, दोनों के एग्जाम्पल अलग हैं और दोनों को आप अलग ही उसको समझिए। ठीक है, जिसको ना समझ में आए बाद में वीडियो देख लेना दोबारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक मैंने बोला, जिसका मूल्य न आका जा सके। जिसका मूल्य न आका जा सके। ठीक है, तो जिसका मूल्य ना आका जा सके उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमूल्य। क्लियर? सिंपल नहीं तो शब्द से ही पता लगा, जिसका मूल्य ना आका जा सके अमूल्य। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक देखिए दूसरा हमने वो दूसरा बोला बहुत कीमती। अब बहुत कीमती क्या हो गया जी? अलग अलग हो गया ना। जिसका मूल्य ना आका जा सके वो हो गया अमूल्य। अब मैंने बोला बहुत कीमती, तो वो क्या हो गया? सिंपल से बहुमूल्य। यहाँ पे बहु में आपको याद रखना, जब ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है तो यहाँ पे ये बड़े की मात्रा लगा के कंफ्यूज कर देते हैं। बहुमूल्य, ठीक है ना, ये बहुमूल्य, बहु नहीं। ठीक है ना? ठीक है, लग रहा है थोड़े दोनों सिमिलर से, इसीलिए ही कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों, और वहां पर एक नंबर पीछे हो जाते हैं जब इस तरह की कंफ्यूजन हमारे दिमाग में घर कर जाती है। क्लियर? आगे बढ़े जी। अगला है कि ये बताएं कि उम्र के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा मैं बता देता हूं आयु। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि दोनों एक ही हैं सर, क्योंकि इंग्लिश में तो दोनों को एज ही बोल रहे हैं, बट यहां पर अकॉर्डिंग टू हिंदी, ठीक है ना, हिंदी एकदम जब गुड़ हिंदी की बात करते हैं तो यहां पर इसका भी अर्थ अलग है और इसका भी अर्थ अलग हो जाता है। क्लियर? उम्र का यहां पर जो हो जाएगा वो बेसिकली बात कर रहे हैं अवस्था से। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वह छोटी अवस्था में ही कमाने लगा था। क्लियर? जैसे मेरे पिताजी छोटी अवस्था में ही कमाने लगे थे, तो यहां पे वो अवस्था की बात की गई। क्लियर? अब देखिए, अब आयु की बात की रहे तो आयु सीधी सीधी क्या है? काल, आजीवन काल, उसकी आयु बहुत लंबी है। क्लियर? यहां पे क्या बात कर गई? आजीवन काल, उसकी आयु बहुत लंबी है। क्लियर? अब उसकी उम्र बहुत लंबी है नहीं बोलेंगे ना, आपने आयु वर्ड ही देखा होगा। जैसे जी, हम बोल देते हैं कि उसकी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी तुम्हें याद कर रहे थे, बट बेसिकली जो वर्ड एक्चुअल में यूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आयु। ठीक है ना? जो अच्छे हिंदी के श्रोता हैं और ज्ञाता हैं वो यही वर्ड यूज करेंगे। ये वर्ड इसलिए प्रचलित हो गया क्योंकि
ये ज़्यादा ही जो हमारे जो लोकल लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से उसको इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए वो जो मुख्य शब्द हैं वो उनसे दबता हुआ चला जाता है, और ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, मैं आपको दो बता देता हूं। एक हो गया अनुमति, क्लियर, एक हो गया आदेश। जी, अब पहले अनुमति को आप बताइए कि अनुमति को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अनुमति और फिर आदेश, अलग अलग दोनों चीज। पहले अनुमति के बारे में बात करें कि अनुमति किससे लें, या क्या होता है अनुमति का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की ही बात चल रही है यहां पर जी, इसलिए इसको एकार्थक में रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों का एक अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द हैं। इन दोनों का जो अर्थ है वो तो एक अर्थ होगा, बट एक्चुअल में जो उनका यूज होगा वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, जैसे ये अनुमति क्या है भाई, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए दी गई सहमति। क्लियर, आप बात समझ रहे हैं? बड़ों द्वारा छोटों को कुछ कार्य करने की दी गई सहमति दी गई। ठीक है, समझ आए मेरी बात? अब देखिए आदेश। अब आदेश जो शब्द है वो आदेश जो हम घर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम वो अनुमति इस्तेमाल करते हैं। और जो आदेश शब्द है वो बेसिकली सरकारी या किसी अधिकारी का निर्देश हो गया। क्लियर, आई बात समझ में? दोनों का मतलब तो वही है, परमिशन। क्लियर, यहाँ परमिशन की ही बात की गई है, बट ये आ गई बात बड़ों द्वारा छोटों को दी गई अपनी सहमति। क्लियर, और ये हो गया जो भी सरकारी कार्यालय, ठीक है, वहां पर इस्तेमाल होने वाले जो आदेश जो दे दिया, निर्देश दे दिया। क्लियर, वो हो गया हमारा आदेश। अनुमति, आदेश, दोनों का इंग्लिश में सेम है, बट यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, हिंदी में अलग अलग उसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, अगला बढ़े। अगला है अभिमान। बताइए कि अभिमान क्या होता है। अभिमान, अभिमान क्या होता है जी। फिर उसके बाद बताइएगा कि अहंकार क्या होता है। एक हो गया अभिमान, एक हो गया अहंकार। अब बात करी जाए तो दोनों ही लगभग शब्द समान हैं, एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, उत्तर भी एक जैसा निकल कर आएगा दोनों का। क्लियर, पर यहां पर जो अभिमान शब्द है वो क्या है भाई, अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना, वो क्या कहलाएगा, अभिमान। क्लियर, अपने, दोबारा समझना, अपनी श्रेष्ठता के कारण यह स्वयं को बड़ा समझना। क्लियर, वो हो गया आपका अभिमान। और अहंकार क्या हो गया, अहंकार हो गया झूठा घमंड। ठीक है, समझ में आ रही बात जी? जी, बहुत बढ़िया जी। देखिए कुछ बच्चे इंग्लिश में भी दे रहे हैं जवाब, अच्छी बात है जी। तो ये हो गया आपका ईगो, और ये क्या कहलाएगा आपका, बताइए इंग्लिश में जल्दी से। जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। एक हो गया आपका पाप शब्द, ठीक है, और इसी से संबंधित एक शब्द जिसका अर्थ ही अलग है, अपराध जी। एक तरफ पाप, एक तरफ अपराध। दोनों का ही जो अगर इंग्लिश में जाएं तो दोनों का ही मतलब यह है कि आपने कुछ मतलब नियम उल्लंघन किया है। क्लियर, आपने किसी चीज का नियम उल्लंघन करा है, तो इसलिए आपसे पाप हो गया है और आपसे अपराध हो गया है। पर देखिए पाप जो शब्द है वो शब्द कहाँ पे इस्तेमाल होगा भाई, जैसे कोई नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ दिया। क्लियर, जैसे मान लो किताब गिर गई, किताब पे पैर लग गया, अरे पाप लगेगा, है ना, पाप लगेगा, सरस्वती माँ पाप देंगी, ये वाले भगवान पाप देंगे। तो वो पाप होता है कब, जब नैतिक और धार्मिक नियम का टूटना हो। क्लियर, और जब अपराध क्या है, अपराध तो आपको समझते हैं, जो भी सरकारी कानून आप तोड़ेंगे, क्लियर, वो क्या कहलाएगा,
अपराध कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे कि अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अब जो टू व्हीलर हैं उन पर जो रियर व्यू जो शीशे लगे होते हैं, और थोड़ा हिंदी में चलते हैं, जो शीशे जो मिरर लगे होते हैं ऐसे दोनों तरफ, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है, चालान है शायद 1000 या 2000 के आसपास। और ऐसे ही अगर आपके पास 4 व्हीलर है, गाड़ी है, तो उसमें जो पीछे बैठने वाले जो रियर पैसेंजर होते हैं उनको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, उस पर भी चालान है। ठीक है, ये नियम इसीलिए बदलते हैं आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, हमको बड़ा अजीब लगेगा, अरे सर शीशे कहाँ से लगवाऊं, सर शीशे का क्या करूँ, ये मेरा यूज़ नहीं है, सर पीछे क्यों बैठूं, सर सीट लगा के, मैं तो ड्राइविंग नहीं कर रहा या आगे नहीं बैठा। ठीक है, तो बेटा ये सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसे नियमों में समय समय पर इसका बदलाव किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा समाज है वो एक वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसलिए सभी का ध्यान रखते हुए नियमों में बदलाव करना ज़रूरी है। तो नियमों का पालन करें, सड़क नियमों का, और अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है शब्द आविष्कार, क्लियर, और एक शब्द है अनुसंधान। जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब एक हो गया आविष्कार, एक हो गया अनुसंधान। ठीक है, अब दोनों का आप देखें तो दोनों में कोई ना कोई चीज नई निकल कर आएगी। ठीक है ना, कोई नई न्यू चीज निकल कर आएगी, पर दोनों में थोड़ा सा, एक मात्र थोड़ा सा, इसको हम समझें इधर कैसा है, थोड़ा सा एक हल्की सी, कि जब भी कोई क्या बोले नई वस्तु का निर्माण हो, नई वस्तु का निर्माण हो, क्लियर, तो वो क्या कहलाता है, आविष्कार कहलाता है। और अनुसंधान क्या होता है भैया, पहले से ही उपस्थित किसी वस्तु के बारे में नए तथ्यों की खोज, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, जो हमारी एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनके बारे में खोज करके और नई चीजों उसके अंदर इजाद करना, उनके अंदर नई चीजों का ओरिजिन करना, या नई चीजों का, कोई नई चीज का पता लगाना। जैसे आपको पता हो, एक देहरादून में, उत्तराखंड में एक जगह है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बहुत फेमस जगह है ये उत्तराखंड में। ठीक है ना, FRI बोलते हैं शॉर्टकट में। तो अब ये क्या है, ठीक है, आप इसको मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। अगर आपने मूवी देखी हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, कि बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, ठीक है ना, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो जो स्कूल दिखाया है वो क्या है, वो FRI ही है। क्लियर, इसकी सूचना मुझे ऐसे पता लगी क्योंकि FRI में केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, तो वहीं पर मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने बताया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जो शूटिंग यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया आविष्कार और अनुसंधान। क्लियर, बहुत आसान से शब्द हैं, बट इनके जब ये एक्चुअली जब सेंटेंस में आते हैं ना ऐसे डैश करके, तब थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं ये। ठीक है ना, इसीलिए इसको हमेशा ही अलग अलग कर कर चलें। अगला देखिए, अगला शब्द है अनुभव और अनुभूति। ठीक है, एक अनुभव और एक अनुभूति। हाँ जी जी, बताइए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। 2-4 शब्दों में लिखने की कोशिश करा करो, हिंदी में ही। प्लीज ट्राई टू अवॉइड द इंग्लिश, काइंडली राइट ओनली इन हिंदी फॉन्ट। जी, अनुभव क्या हो गया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जो सिंपल सी बात है, जो व्यवहार से जो है ना, जो आपका व्यवहार से जो प्राप्त ज्ञान होगा, याद रखना, ठीक है ना, जो आपने व्यवहार से सीखा वो आपका एक अनुभव कहलाता है। ठीक है, और जो आपने चिंतन और संवेदना से सीखा, ठीक है ना, ये क्या, ये फीलिंग है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस तो बिहेवियर से आएगा ना, करके आएगा। फीलिंग को आप एहसास करते हैं, चिंतन और संवेदना, ये वर्ड याद रखना। क्लियर, तो ये आपकी अनुभूति होती है। ठीक है, अनुभव और अनुभूति।
तो आज के लिए इतना ही था। ये कुछ ऐसे शब्द थे जिन पे थोड़ा चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। अगली वीडियो में और नए शब्द लेकर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप हिंदी में 10 में से 10 ले आएँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेली वीडियोस देखते रहें। पुरानी वीडियोस भी बहुत सारी पीछे डली हुई हैं, उन पे फोकस करें। जो मैं न्यू वर्ड जो लेकर आता हूं और जिस पे हम एक्सप्लेन करके जो चर्चा करते हैं, उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि चाहे वो आपका कहीं भी इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी पैराग्राफ में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो किसी वन वर्ड में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो अपोजिट में इस्तेमाल हो रहा हो, सिनोनिम्स में इस्तेमाल हो रहा हो, रिक्त स्थान की पूर्ति में इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपको उसका मीनिंग जब पता होगा ना तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम इतना डिस्कशन करते हैं इन शब्दों पे, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।